हेलो माय निंजास, हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 टू आईसीएसई वाला क्लास 9th एंड 10th। तो मैं आ गई हूँ एक और नया चैप्टर लेके बायोलॉजी का, जिसमें हम बहुत ही जल्दी छोटे से टाइम में कवर कर देंगे हमारा फुल चैप्टर। सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स यही करके जाएंगे। जितनी देर भी वीडियो देखो, मेक श्योर कि ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। मेक योर टाइम वर्थ इट। ओके, सो आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो इसका एक वन शॉट आपको मिलेगा। ठीक है, वन शॉट। एंड बेटा इसमें हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम रट्टे नहीं मारे और इजी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इसको पढ़े। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। बेटा रेस्पिरेशन एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो खाना है दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाएंगे, और एनर्जी जो बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है, जो कि एक केमिकल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक्चुअली रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बट फिर हम इसको ब्रीदिंग से क्यों रिलेट कर देते हैं काफी बार, क्योंकि ये दो टाइप्स की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स मेजरली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट जब बेचारों के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एंड फिर उसके बाद हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, फिर उसका चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग सेल्स, इवन इन प्लांट, इवन इन एनिमल्स, दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, दे रिक्वायर एनर्जी। तो एनर्जी बना रहे हैं। एनर्जी क्यों चाहिए, सारे केमिकल प्रोसेसेस के लिए चाहिए। प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, हमें भी एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग अप ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स, मेकिंग स्टार्च, एब्जॉर्प्शन मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड लेइंग डाउन सेल वॉल बाय प्लांट सेल। क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उनको बेटा सेल डिवीजन करनी है, तो सेल वॉल फॉर्म करना है। ठीक है, एंड सच एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी। नॉट जस्ट दिस, प्लांट्स मिनरल्स जब एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, देखो सॉइल पानी भी लेगा और मिनरल्स भी लेगा। पानी जो सॉइल के अंदर आ रहा है ना, सॉइल से आ रहा है रूट के अंदर, वो तो बिल्कुल बिना एनर्जी के आ रहा है, फ्री आ रहा है, मुफ्त आ रहा है। बट पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी एंट्री सॉइल से प्लांट सेल के अंदर एनर्जी खर्च करके होती है, एटीपी की हेल्प से होती है। ठीक है, सो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके होगी। सोचो प्लांट्स जो दुनिया भर के लिए, सबके लिए ग्लूकोज बनाते हैं, वो खुद भी बेटा उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पर एक जनरल आपके पास रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखी हुई है, जिसमें ग्लूकोज को यूज करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, वाटर और एनर्जी में ब्रेक किया जा रहा है बेटा, इसको हम एटीपी बोलते हैं। ठीक है, एटीपी क्या है, एटीपी इज एक्चुअली द एनर्जी करेंसी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हर कोई एनर्जी इसी फॉर्म में यूज करता है, हर सेल, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। अभी तो तुम एडिनोसिन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे, सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, बट फॉर नाउ जस्ट इमेजिन दैट दिस इज एडिनोसिन। ठीक है, टी मतलब ट्राई, पी मतलब फॉस्फेट, इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कुछ ऐसा दिखेगा, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी है, बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। जितने इसके साथ फॉस्फेट जुड़ेंगे ना बेटा, वहां एनर्जी होगी। ये फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एनर्जी है। ये फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ एनर्जी स्टोर्ड है। ये फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ एनर्जी स्टोर्ड है। ये है एटीपी। हालांकि इसकी और फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे कि एडिनोसिन है बेटा, अगर इसके साथ ये फॉस्फेट टूट जाए तो कितने फॉस्फेट बचेंगे, 2। तो अब हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डी से डी आई, डाई, यानी कि 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। जब ये फॉस्फेट इससे टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब भी एनर्जी खर्च करनी होती है तो ये फॉस्फेट टूटता जाता है। क्या ये और टूट सकता है, एक बार और टूट जाएगा, एक ही फॉस्फेट जुड़ेगा, ये वाला फॉस्फेट भी निकल जाएगा। अब ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एम से क्या है, मोनो, मोनो मीन्स 1। ट्राइफॉस्फेट में सबसे ज्यादा एनर्जी है, एक फॉस्फेट निकल गया, एनर्जी निकली, 2 फॉस्फेट बच गए, एडीपी बन गया। मैंने एक और फॉस्फेट निकाल दिया और एनर्जी निकल गई,
AMP बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ऐसे बेटा, अच्छा ये इस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। अब इसको एनर्जी मान लो स्टोर करनी है तो फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा, और एनर्जी स्टोर करनी है एक और फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा। तो इसकी फॉर्म्स चलती रहती है, ठीक है। अब आ जाओ तुम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। प्लांट्स में नहीं, हमारे अंदर भी हो रही है, दुनिया भर की केमिकल रिएक्शंस हो रही है। जब कोई चीज टूट रही है तो उसको आप कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हो। कैटाबॉलिक कैसे आ सकते हैं, कट रही है कोई चीज, जैसे ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं हम, तो दैट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। इसको डिस्ट्रक्टिव और ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस भी बोल सकते हो। एनाबॉलिक इसका उल्टा है, जब ए और बी कोई भी कंपाउंड है, मान लो केमिकल है, वो जुड़ रहा है, ए बी बन गया है, तो ये बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ए बी को बोल रहा है आ जाना यार, आना यार बॉन्ड बनाते हैं, आना यार बॉन्ड बनाते हैं, तो एनाबॉलिक। कंस्ट्रक्टिव या बायोसिंथेटिक, जब आप किसी चीज को जोड़ रहे हो तो एनर्जी लगेगी, यूज करेगा एनर्जी। कैटाबॉलिक, जब आप किसी चीज को तोड़ रहे हो तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। देन इज एंटायर प्लांट रेस्पायर्स, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो। फोटोसिंथेसिस हर जगह नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन हर जगह हो रही है। द एंटायर प्लांट रेस्पायर्स, स्टोमेटा, लीव्स, लेंटिसिल्स, स्टेम एंड जनरल सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है बेटा। आगे आओ, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये टेबल हम समझेंगे, बट उससे पहले हम जरा एक बार ग्लूकोज का ब्रेकडाउन समझते हैं, ठीक है। सबसे मान लो पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज से हमें एनर्जी बनानी है, मान लो प्लांट को एनर्जी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। और एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बन सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये रिएक्शन कहाँ होगी, इसके 2 टुकड़े कहाँ हो रहे हैं बेटा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, और इस रिएक्शन को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। और इस दौरान भी 2 ATP बनते हैं, 2 ATP आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अभी हमें पूरी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, पूरा एनर्जी नहीं मिला है, ठीक है। अब मान लो प्लांट के पास ऑक्सीजन है, ये तो बिना ऑक्सीजन की होगी रिएक्शन, बट अब प्लांट के पास ऑक्सीजन है, फुल एयर से ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये ऑक्सीजन को यूज करके प्लांट सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, कौन, पाइरुविक एसिड, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएंगे, 2 बने हैं ना, दोनों चले जाएंगे, और फिर ये दे देंगे CO2, वाटर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी के आपको 36 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 36 ATP मॉलिक्यूल्स। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसी को हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई डिफरेंस पूछे क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में क्या डिफरेंस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ये पहला स्टेप है, ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ेगा, ये लास्ट स्टेप है जिससे पाइरुवेट एनर्जी में बनेगा। क्रेब्स साइकिल आपको डिटेल में सीनियर क्लासेस में पढ़ाई जाएगी, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये तो सारी कंडीशन थी जब ऑक्सीजन अवेलेबल था। लोकेशन, नाम सब पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ATP भी पूछा जाता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, टोटल कितने ATP बनेंगे, 2 यहाँ, 36 यहाँ, टोटल 38 ATP बनते हैं। अब आ जाओ, बेचारे प्लांट जो है ना वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। मान लो प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, या फिर प्लांट जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी आ गया, इकट्ठा हो गया, वाटर लॉगिंग हो गई है। इन दैट कंडीशन ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की भयंकर कमी हो गई है। तब प्लांट देखो क्या करेंगे, ये स्टेप तो सेम रहेगा बेटा, पहला स्टेप सेम रहेगा, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ तो सिंपल साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। आगे की रिएक्शन क्या होगी, मैं इस कलर से लिखती हूँ, पाइरुवेट बनेगा, बट पाइरुवेट को अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो ये साइटोप्लाज्म में ही रहता है और इथेनॉल बनाता है, इथेनॉल, इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल है इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। और ये जो रिएक्शन है बेटा, ये प्लांट्स के अंदर फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन बन जाती है। अब यहां से और क्या क्वेश्चंस बनेंगे, बाई प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल।
क्या यहाँ पर एटीपी बनेगा? बेटा यहाँ कोई एटीपी नहीं बनता, इसके यहीं पर पाइरूवेट बना होगा, 2 एटीपी बन जाएंगे। तो प्लांट्स के एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल अपने को 2 एटीपी मिले, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में अपने को 38 एटीपी मिले, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा एनर्जी बना रहा है। ठीक है, अब हम इस टेबल के लिए रेडी हैं, आ जाओ। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोसीड्स इन द विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, एनारोबिक में नो ऑक्सीजन। इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, पूरे ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, फुल एनर्जी बन रही है। यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पर है एंड प्रोडक्ट्स इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने यहाँ लिखा नहीं बट यहाँ CO2 भी बनता है। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल बनते हैं और CO2 बन रहा है। यहाँ पर एनर्जी लार्ज अमाउंट में बनी है, टोटल 38 एटीपी बने हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से, और यहाँ पर बेटा सिर्फ 2 एटीपी बने हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मतलब हमने 1 ग्लूकोज लिया है। अकर्स नॉर्मली थ्रू आउट द लाइफ, ये तो हर टाइम होएगा ही प्लांट्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन, बट ये तब होगा जब प्लांट्स के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, यानी कि कभी कभी प्लांट्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, सो ये था आपका पूरा चैप्टर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बेटा। अब एक और चीज मैं यहीं पर ऐड करा रही हूँ, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ या एनिमल्स की बात करूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन उनके अंदर भी सेम हो रही है, बीच वाली हो रही है मेन, बट जब एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो गया ना, हमारे अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यहाँ तक तो स्टेप सेम रहेगा, यहाँ तक सेम ही है, पायरुविक एसिड 2 एटीपी बन रहे हैं, बट आगे का स्टेप जो है वो हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, वो भी हमारे साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अगर मैं, विच कलर शुड आई टेक, ब्लू कलर ले लेती हूँ। अगर मैं ह्यूमंस या एनिमल्स की बात करूँ तो बेटा उनके अंदर आगे की रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही है, जैसे प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं थी, हमारी भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, साइटोप्लाज्म में हो रही है। मसल सेल्स के अंदर बेसिकली होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो है क्रैम्प्स कॉज करता है, क्रैम्प्स यानी कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे अंदर ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, या विग्रस एक्सरसाइज कोई आपने कर ली, या आपने अचानक से कहीं दौड़ लगा ली बेटा, तब ये हमारे अंदर कंडीशन हो सकती है जो हमारे लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है इन मसल सेल्स। यहाँ भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर हो रहा है, दिस होल कंडीशन इज टेकिंग प्लेस इन एनिमल्स या ह्यूमंस। ठीक है, और ऊपर वाली दोनों प्लांट्स के अंदर की बात हो रही है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे पास, अच्छा देखो ये देख लो एक बार, एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, एनऑक्सी। एनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एनऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि फ्रूट्स, सीड्स, कभी कभी बिना ऑक्सीजन के बेचारों को रहना पड़ जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता और इथेनॉल और CO2 बन जाता है। जर्मिनेटिंग सीड्स डिप्राइव्ड ऑफ एयर रिस्पायर एनारोबिकली, जब सीड मान लो डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया, उसको नहीं मिल रही है ऑक्सीजन, तब भी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। प्लांट्स प्रोड्यूस लेस हीट इन रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ स्लो मेटाबॉलिक रेट। नाउ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज कि आपको प्रूफ करना है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज अप होता है, ऑक्सीजन गैस विल बी टेकन अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपने एक सेटअप क्रिएट किया, यहाँ पर आपने पूरा एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी आपने फ्लास्क ले लिया है, और यहाँ पर आपने वेट कॉटन वूल रखा है, यहाँ पर वेट कॉटन वूल और एंटीसेप्टिक भी डाला है। एंटीसेप्टिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप बॉयल करके सीड्स को डाल रहे हो, डेड सीड्स का मतलब क्या है, बॉईल करके डाल दो सीड्स मर जाएंगे, और यहाँ पर आपको बॉईल नहीं करना है। तो आपने A-B 2 फ्लास्क लिए, एक में नॉर्मल सीड्स डालो, एक में डेड सीड्स डालो, दोनों में ही आपको वेट कॉटन डालनी है, बट बॉयल सीड्स के नीचे मेक श्योर कि आप एक एंटीसेप्टिक डाल दो, क्योंकि बेटा ये सड़ने और गलने लग जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी, तो हमें एंटीसेप्टिक डालना है। फिर यहाँ पर आप एक और छोटा सा टेस्ट ट्यूब लटका रहे हो, इसके अंदर आपको सोडा लाइम डालना है, ठीक है, सोडा लाइम जिसको हम NaOH भी बोलते हैं। देखो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड आप यूज कर सकते हो जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। एक ट्यूब लेनी है जिसमें सोडा लाइम डालना है। सोडा लाइम एक मिक्सचर होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा,
ठीक है। तो इसका मिक्सचर बनाकर आप सोडा लाइम बनाते हो और वो इसके अंदर डाल देते हो। यहाँ से भी 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्सीजन इन फ्लास्क A was used up in the germinating seeds, indicating the rise in water level। देखो ध्यान से सुनो, आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो सोडा लाइम है ना इसके अंदर, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस फ्लास्क के अंदर जो भी CO2 है दैट विल बी यूज्ड अप, ठीक है। CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, CO2 will be absorbed by soda lime। Now we need to see, अब CO2 तो मतलब एब्जॉर्ब हो गई है, यूज अप हो चुकी है, अपने को CO2 से कोई नहीं लेने देना, अपने को ऑक्सीजन देनी थी इन सीड्स को। अब जितनी भी इस फ्लास्क के अंदर ऑक्सीजन होगी वो ये सीड्स खींचेंगे। ये जर्मिनेटिंग है, ग्रोइंग है। हमारा एक्सपेरिमेंट देखो कैसे कंफर्म होगा, ये एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। यहाँ जितनी भी ऑक्सीजन थी दैट विल बी यूज्ड अप बाय दीज प्लांट्स, तो ये सारी अपनी तरफ ऑक्सीजन को खींच लेंगे। हमने ना यहाँ पर एक ट्यूब भी कनेक्ट की हुई है, इस ट्यूब को हमने प्रॉपर यहाँ पानी से कनेक्ट किया हुआ है। जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा ऑक्सीजन यूज होनी शुरू हो जाएगी। CO2 अगर अभी भी दिमाग में, हम CO2 कहाँ गई, CO2 सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर चुका है। अब जो ऑक्सीजन यहाँ बची है वो ये सीड्स अपने अंदर खींच रहे हैं, इनको जिंदा रहना है। बट इन दैट कंडीशन आप देखोगे इस ट्यूब का वाटर लेवल खिंच रहा है, वाटर लेवल। जैसे कि बेटा जब आप एक स्ट्रॉ से कुछ पीते हो, सक करते हो, तो आप एयर सक करते हो उस स्ट्रॉ के और अपने माउथ के बीच की एयर आप खींच चुके हो, तभी वो फ्रूटी या पेप्सी या जो भी आप पी रहे हो वो आपके माउथ में आती है, क्योंकि आपने एयर को सक कर लिया, आपने एयर को खत्म कर दिया। सेम यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन जो गैस थी वो ये खींच रहा है, CO2 यहाँ एब्जॉर्ब हो गई है, तो यहाँ पर जो एयर थी वो यूज अप हो रही है, तो इसलिए आपको वाटर का लेवल ऊपर दिखेगा। यहाँ पर आपको वाटर का लेवल ऊपर आते हुए नहीं दिखेगा। ऑक्सीजन इन द फ्लास्क इज यूज्ड अप इंडिकेटिंग द राइज इन द वाटर लेवल। डोंट वरी, आई विल शो दिस एक्सपेरिमेंट टू यू, बिकॉज ये आपको एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पर हमने एक फ्लास्क लिया, जर्मिनेटिंग सीड्स है बेटा इसके अंदर, ठीक है, और जर्मिनेटिंग सीड्स डाल रहे हैं। देखो इस एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली और उसके अंदर NaOH या KOH डाला है, धागे से लटका देंगे, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी में कलर डाल दिया, कलर्ड वाटर। एक ट्यूब ली है और उसको कनेक्ट कर दिया हमने फ्लास्क के, और उसको हमने बंद कर दिया, U ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है, U वाला। ऑब्जर्वेशन देखते हैं अब हम। इनिशियल लेवल है पानी का, ठीक है, पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, रेज्ड लेवल आपको दिखेगा। Why the water has raised? Because plants ने CO2 बनाई, the CO2 will be absorbed by this potassium hydroxide and vacuum create हो गया। ऑक्सीजन चाहिए इसको, ये ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, बची हुई फ्लास्क में लेगा, वहाँ से खत्म हो जाएगी, फिर ये यहाँ से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा। एंड दिस कन्फर्म्स दैट सीड्स जो है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। CO2 बची कुची भी एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ से, और जो प्लांट्स ने सीड्स ने जो CO2 बनाया दैट विल बी अब्जॉर्ब बाय KOH ऑल्सो। आप KOH भी ले सकते हो और आप NaOH भी ले सकते हो बेटा, ठीक है, बोथ द थिंग्स विल वर्क टुगेदर, वर्क इन द सेम वे। सो ये एक एक्सपेरिमेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आई होप आप कर लेंगे। अब आ जाओ, दूसरा है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बेटा CO2 प्रूव करने के लिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आए तो हम लाइम वाटर को ले लेते हैं, क्योंकि लाइम वाटर CO2 की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। सो ये अपने को कंफर्म करना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, अगेन 2 फ्लास्क ले लो, ठीक है, एक में सोक्ड बीन्स डाल दो, वेट कॉटन वूल, और एक में बॉइल्ड बीन्स डाल दो। ये तो डेड है, अब डेड है तो CO2 क्या ही बनाएंगे, क्या ही रेस्पिरेशन करेंगे। यहाँ पर अपने को पता है एरोबिक रेस्पिरेशन या जो भी रेस्पिरेशन होगा CO2 तो बनता है ना, तो CO2 अपने को चेक करना है। छोड़ दिया आपने ऐसे बीन्स को सोक वोक करके, है ना, पानी में भिगोकर मस्त आपने डाल दिया है। आप यहाँ से थोड़ा बहुत ये CO2 प्रोड्यूस करेंगे, इसको हटा दो और फटाफट इस गैस के पास तुम लाइम वाटर ले आओ। यू विल सी लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। लाइम वाटर का मिल्की होना कंफर्म करता है कि गैस जो थी वो CO2 ही थी, कोई और गैस नहीं थी। एंटीसेप्टिक डालना मत भूलना, क्योंकि वो डेड सीड्स हैं। गैसेज इन ईच फ्लास्क इज टेस्टेड बाय रिमूविंग द कॉर्क एंड पासिंग इट थ्रू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। CO2 फ्रॉम फ्लास्क A being heavier turns the lime water milky। CO2 जो निकली है वो फटाफट इस लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, ठीक है। बट ये एक्सपेरिमेंट हम 2 तरीके से करते हैं। मान लो एक्सपेरिमेंट जो पहले वाला था वो इतना इजीली हो नहीं पाता और उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। अब हम एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर तुमने फ्लास्क A लिया, फ्लास्क A के अंदर तुमने क्या करना है, KOH सॉल्यूशन डालना है, ठीक है।
फिर फ्लास्क बी लेना है, फ्लास्क बी के अंदर तुम्हें लाइम वाटर डालना है, फिर तुम्हें यहाँ जर्मिनेटिंग सीड्स लेने हैं और यहाँ पर भी तुमको एक फ्लास्क बनाना है ABCD, ठीक है। यहाँ से एयर जाएगी, एयर जाएगी यहाँ से नीचे गई, ठीक है, इसके अंदर जाएगी, KOH सॉल्यूशन है, जो CO2 होगा वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो एयर जा रही है, देखो KOH का काम क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करना। आपने एयर भेजी, CO2 को पीछे रोक लिया, कैसे रोकेंगे, KOH डाल दो, NaOH भी डाल सकते हो, CO2 पीछे रोक ली। अब यहाँ से जो एयर जा रही है वो CO2 फ्री है, बट कंफर्म करो एक बार कि CO2 पक्का पीछे रुक गई है ना, उसके लिए लाइम वाटर डाल दो। लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया यानी कि नहीं, CO2 अभी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुई है। लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ तो मुबारक हो, CO2 पीछे रह गई है, यहाँ से क्लीन एयर जा रही है। क्लीन एयर से मेरा मतलब है CO2 फ्री एयर जा रही है, CO2 नहीं जा रही इस हवा में, आगे जाएगी, देखो यहाँ से हवा। ध्यान रखना डायग्राम में गलत सलत भी बनाया जा सकता है और तुमसे सही डायग्राम पूछे जाने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये बड़ी वाली ट्यूब इसके अंदर है, जो बाहर जा रही होगी नेक्स्ट में वो हवा में होगी, ठीक है। आने वाली डिप्ड होगी, बाहर जाने वाली हवा में होगी, जैसे यहाँ बाहर जाने वाली हवा में, ये जा रही है जा रही है जा रही है, CO2 फ्री है। अब ये CO2 फ्री एयर इस सीड्स ने ली, ऑक्सीजन वगैरह सब यूज अप कर लिया। अब जर्मिनेटिंग सीड्स ने CO2 अपनी बनाई होगी रेस्पिरेशन करके, यहाँ से CO2 बनी होगी, ये CO2 पास ऑन होगी। अब ये तुम डाल दो लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि भाई अपनी जो एयर है ये तो अब इसने खुद बनाई है और ये CO2 गैस है। पहले वाले का ही मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट है, CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये हम इससे भी कर सकते हैं और पहले वाले से भी कर सकते हैं। अब है अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट की बात हो रही है, पहले सीड की बात हो रही थी, यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट को बेल जार में डाल दो, बेल जार के साथ एक बेंड ट्यूब यहाँ, एक बेंड ट्यूब यहाँ। पहले वाली में अगेन सोडा लाइम डालना है, CO2 को पीछे रोकना है, क्योंकि हमें कंफर्म करना है ना, इन्होंने रेस्पिरेशन करके CO2 बनाया, तो वही सेम एजेंडा है, पहले CO2 को रोक लो, KOH डाल के रोकेंगे, फिर उसके बाद लाइम वाटर में डाल दो आने वाली गैस, CO2 निकली होगी, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। बेसिक समझ आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। बट इसको ना हम काले पेपर से या काले कपड़े से कवर करते हैं, जो हमारी ये होती है, क्या बोलेंगे, बेल जार। इसको ना काले कपड़े से कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा अगर इसके ऊपर लाइट चली गई तो हम इसको लाइट से छुपाते हैं बाय कवरिंग द बेल जार विद ब्लैक पेपर और ब्लैक क्लॉथ। ब्लैक क्लॉथ लगा दो। अब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो, यहाँ से एयर भेजोगे, सोडा लाइम विल एब्जॉर्ब CO2। टेस्ट कर लो, लाइम वाटर डाला हुआ है, लाइम वाटर क्लियर है यानी कि गुड टू गो, CO2 पीछे रुक गई है भाई। अब इस एयर को आने जाने दो, आगे जाओगे, CO2 फ्री एयर है, ये अंदर गई, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल बी यूज्ड अप, O2 मस्त यूज होगी, यहाँ पे प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन करेंगे और भर भर के CO2 बनाएंगे। ये CO2 यहाँ से निकलेगी और CO2 अपने लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो कंफर्म क्या हुआ, ऑक्सीजन यूज हुई थी, CO2 प्रोड्यूस हुई थी, CO2 विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, हीट निकलती है रेस्पिरेशन के दौरान, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे भी पूछा जा सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अब ये करने के लिए आपको क्या करना है, 2 फ्लास्क लेने हैं A और B, दोनों में आपको सीड्स डालने हैं, एक में जर्मिनेटिंग सीड्स डालना और एक में डेड सीड्स, बॉइल्ड सीड्स विद एंटीसेप्टिक डाल देना। कॉटन प्लग से कवर कर देना, वेट कॉटन प्लग दिया हुआ है, और थर्मोमीटर डाल देना। जर्मिनेटिंग सीड्स एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, CO2 बनाएंगे, टेम्परेचर रेज होगा, थर्मोमीटर में टेम्परेचर ज्यादा दिख जाएगा। यहाँ पे डेड सीड्स है, कोई रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो जो हाई टेम्परेचर है थर्मोमीटर का, इट डिनोट्स कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आओ इसको भी एक बार देख लें बड़े सुंदर तरीके से। ये देखो, यहाँ पर शुरू से दिखाया हुआ है, सीड्स को करो बॉईल। चल जा भाई, ये देखो
पी सीड्स है, मटर लिया है, बर्नर लगा के सीड्स को बॉईल कर दिया, तुम कुकर की सीटी लगा देना, तुम्हारी मर्जी है। जर्मिनेटिंग सीड्स ए, बॉइल्ड सीड्स इन बी, दोनों को रख दिया, ठीक है। अब दोनों के अंदर थर्मोमीटर लगा दो, इसका टेम्परेचर तुमको आगे जाके दिखेगा, मतलब बढ़ता हुआ दिखेगा, दैट इंडिकेट्स कि इसने रेस्पिरेशन कर लिया है, ठीक है। बॉइल्ड सीड्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, थर्मोमीटर में टेम्परेचर ज्यादा दिखेगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है भाई। हर एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे ऊपर टाइम चल रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट का क्या मीनिंग है, क्यों किया गया है, क्या एम है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कोई केमिकल डाला है तो उसका क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत बच्चों को डाउट होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन डिनोट कर रहा है। पहले तो हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी तक एनारोबिक वाला नहीं किया है, एरोबिक रेस्पिरेशन में टेस्ट कर रहे हैं कि भाई CO2 निकलता है, ठीक है, O2 यूज होता है, पानी चाहिए, सारी चीजें हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली कंडीशन क्रिएट करनी है। आप एक बीकर लो, उसमें मरकरी भर दो, मरकरी बीकर में भरना, टेस्ट ट्यूब के अंदर सीड्स डाल देना और ऊपर तक मरकरी भर देना। एनारोबिक कंडीशन हो गई, हवा का कोई लेना देना नहीं है, पानी भी नहीं डालना है। पानी से मरकरी क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मरकरी ही एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करेगा। अगर हम पानी लेते तो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं, तो पानी से एनारोबिक कंडीशन क्रिएट नहीं हो पाती जितनी मरकरी से हो पा रही है। तो मरकरी हैज एन एडवांटेज ओवर वाटर इन दिस एनारोबिक कंडीशन एनवायरमेंट। आपने इसको इस तरीके से रख दिया सीड को, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर होगी, यानी कि इथेनॉल बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। हम CO2 का टेस्ट करने वाले हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 गैस बनती है। इथेनॉल का कोई टेस्ट नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ये यहाँ पर 2-3 दिन के बाद CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। CO2 गैस मरकरी को धक्का लगाएगी और अपनी जगह बनाएगी। अभी हमें नहीं पता ये गैस कौन सी है, मैंने तुमको बता दिया CO2, बट मान लो कोई और गैस होती तो तुम्हें CO2 गैस के लिए क्या कंफर्म करना है, एक तो लाइम वाटर मिल गया, बट यहाँ पर लाइम वाटर कैसे डालोगे ना, तो तुम CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला जो केमिकल है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसमें भीगी हुई एक स्टिक ले सकते हो, KOH में डिप करो और इस मरकरी की टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल के उस स्टिक को इसके अंदर डाल दो। KOH यहाँ पड़ी हुई सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और मरकरी का लेवल नीचे से फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जो CO2 है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH स्टिक, दैट इंडिकेट्स कि द गैस इज CO2, द रिएक्शन इज एनारोबिक, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर द क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स 138 ATP। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 138 ATP मिल रहे हैं। गलत है भाई, 38 मिल रहे हैं, 138 नहीं मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर आ जाओ, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यील्ड्स लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एनिमल्स में बनता है, ह्यूमंस में बनता है, प्लांट्स में इथेनॉल बनता है, सो दिस इज रॉन्ग। देन कार्बन डाइऑक्साइड रेडिली डिजॉल्व्स इन लाइम वाटर, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का पुराना पिछले जन्म का रिश्ता है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर हमेशा मिलके मिल्की रिएक्शन, मतलब मिल्की वाटर बनाते हैं। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि तुम केमिस्ट्री के हो, एक्सेस वाटर विल डिसअपियर द मिल्कीनेस, राइट। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक व्हाइल रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है, जब दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही हो, तो विच इज राइट, CO2 और वाटर को जोड़कर ग्लूकोज बनता है ना यहाँ पर। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक एंड respiration is catabolic, ठीक है। Now the number of ATP gained during aerobic respiration, aerobic respiration में 38 ATP मिलते हैं, ठीक है। Then mention okay anaerobic respiration in plants, ये तो repeated हो गया, ये भी repeated है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली अकर्स इन डैश। एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्रास में होती है, कैक्टस में होती है, कोकोनट में होती है या बेकर्स यीस्ट में होती है। बेटा यीस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस है और इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन मेजरली होगी। ये बेचारे तो प्लांट्स मजबूरी में टेम्परेरीली ये काम करते हैं, कोई शौक से नहीं करते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेंगे। आपके पास ABCD कितनी है, EF 6 फ्लास्क है, ठीक है। अब आपको अलग अलग कंडीशन ऑब्जर्व करनी है। यहाँ सबके अंदर इन्होंने लाइम वाटर रखा है, यहाँ भी लाइम वाटर 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 है, ठीक है। इसमें फूल डाले हैं, इसमें फ्रूट्स डाले हैं, इसमें लीव्स डाली है, इसमें बेटा स्टेम के टुकड़े डाले हैं, इसमें रूट्स डाली हैं और इसके अंदर प्लांट का कोई भी पार्ट नहीं डाला है, ठीक है। ऑब्जर्व किया, देख लिया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कीपिंग अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर इन ईच फ्लास्क। लाइम वाटर क्यों डाला है, क्योंकि जो भी यहाँ पर CO2 बनेगा that will be absorbed by lime water, and if lime water turns milky, so lime water helps in indicating that if the gas produced is carbon dioxide, if it turns milky then it tells the gas was CO2. In which test tube the lime water will turn milky? लाइम वाटर किसके अंदर मिल्की होने वाला है? क्या इसका आंसर तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो? आंसर इन कमेंट्स। आपको ABCD लिखना है, ठीक है, जो भी आपको है कि भाई किसके अंदर CO2 बनेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटअप F? ये कंट्रोल सेटअप है जिससे हम ABCDE पांचों को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है। आप इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो? वी ड्रॉ द कंक्लूजन दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड द एंड प्रोडक्ट इज CO2। नाउ दिस इज अगेन डायग्राम बेस्ड PYQ, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है एक तुम्हारा। ऑब्जर्व करना है सेटअप को और ऑब्जर्वेशन लिखनी है। सो द सेटअप इज टू टेस्ट that the heat is evolved during respiration, the raise in temperature of flask where germinating seeds are kept confirms that heat is evolved in this experiment. Dead seeds will not perform respiration. ये हमारी observation थी। How many pyruvate molecules are produced during glycolysis? Glycolysis में कितने pyruvate molecules बनते हैं बेटा? 1 mole of glucose will give 2 पायरुवेट, ठीक है। एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड मिलता है। वाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट? बिकॉज एट नाइट और प्लांट्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, CO2 गैस इज प्रोड्यूस विच इज नॉट गुड फॉर अस। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी चाहिए ना, तो प्लांट्स ना दिन में तो फोटोसिंथेसिस करने में बिजी हैं कि वो जब CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बट रात में प्लांट्स मोस्टली रेस्पिरेशन करते हैं। उन्होंने जो दिन में खाना बनाया है प्रॉपर उसको तोड़ेंगे और उससे एनर्जी बनाएंगे, उस दौरान CO2 प्रोड्यूस होता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है। हालांकि बेटा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो CAM पाथवे यूज करते हैं, जैसे तुलसी, नीम और पीपल, रात को ये भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सो यू विल आंसर एज पर योर सिलेबस। नेक्स्ट एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है, ग्लाइकोसिस साइटोप्लाज्म में होता है। फिर कह रहा है ऑल एंजाइम्स नेसेसरी फॉर ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि सारे एंजाइम्स जो हैं ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये भी ट्रू है और इसका रीजन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। भाई ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे सारे एंजाइम्स पड़े ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूज होती है, बिल्कुल सही है बेटा, ये है ना, CO2 वाटर रिलीज होता है। द कंबशन रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। भैया कंबशन जब बर्न करते हैं वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, फॉल्स। किसी चीज को बर्न करने के लिए, कंबशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। सो एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज इनकरेक्ट, C हो जाएगा, ठीक है। ये तो पिछले उसका क्वेश्चन है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब तुमको एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करने हैं वो भी समझ आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक्ड इट। ड्रॉप ऑरेंज हार्ट्स इन द कमेंट्स फॉर योर उपो मैम। बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।